प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को बीज पूंजी सहायता की वितरित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के निर्यात में 150% की हुई है वृद्धि। पांचों चुनावी राज्यों में तेज हुआ प्रचार। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में करेंगे पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अभनपुर और चंद्रपुर में संभाली कमान। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचा। ग्रैब का तीसरा चरण लागू। कई जगहों पर AQI 500 के करीब। 3 और 4 नवंबर को बंद रहेंगे कक्षा 5वीं तक के स्कूल। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बुलाई बैठक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायली सैनिकों ने गजा शहर को पूरी तरह से घेरा। जर्मनी ने हमास का समर्थन करने वाले संगठनों पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज फिर पहुंचेंगे तेल अवीव। अमेरिका के निचले सदन में इजरायल को $14.3 बिलियन की मदद देने का प्रस्ताव हुआ पारित। खेल की खबरों में क्रिकेट विश्व कप में आज खेले जाने वाले मैच में नीदरलैंड की अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए अफगानिस्तान के लिए यह मुकाबला जीतना जरूरी। नमस्कार, DD न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना भी है। यह कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योग के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापार मंच प्रदान करेगा। खाद्य क्षेत्र में निवेश और कारोबार शुरू करने में आसानी पर फोकस के लिए साथ इस कार्यक्रम में CEO गोलमेज बैठकें आयोजित की जा रही हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि पिछले 9 सालों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के निर्यात में 150% की वृद्धि हुई है। आज देश का कृषि निर्यात विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। 13 to 23। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को बीज पूंजी सहायता वितरित की। प्रधानमंत्री की ओर से इस सहायता से SHG को बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण के माध्यम से बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम खान पान में जो विविधता देखते हैं वही हम खाद्य में भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को संचालित करने की अद्भुत क्षमता है। भारत में हजारों वर्षों से फूड साइंस की लीडिंग साइंटिस्ट महिलाएं ही रही है। हम जो फूड वैरायटी देखते हैं, जो फूड डाइवर्सिटी देखते हैं, ये भारतीय महिलाओं की स्किल और नॉलेज का नतीजा है। भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को कुटीर उद्योगों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में भी
1 लाख से ज्यादा महिलाओं को करोड़ों रुपयों की सीड कैपिटल दी गई और मैंने टेक्नोलॉजी के लिए अभी यहां से उसको ऑलरेडी उनके खाते में जमा कर दिया। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान पैकेजिंग में उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने खाने की बर्बादी रोकने के लिए सभी से अपील की। उन्होंने कहा कि हमारे उत्पाद ऐसे होने चाहिए जिससे बर्बादी रुके। G20 ग्रुप ने दिल्ली डिक्लेरेशन में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर जोर दिया है। इस विषय में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सभी पार्टनर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। हम देश में 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को, गर्ल्स और प्रेग्नेंट विमेन को पोषक आहार उपलब्ध कराते हैं। अब समय है कि हम खाद्य वितरण कार्यक्रम को डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट की दिशा में ले जाएं। इसी तरह हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को और कम करना होगा। पैकेजिंग में और बेहतर टेक्नोलॉजी लाने के लिए काम करना होगा। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए फूड वेस्टेज को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है। हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनसे वेस्टेज रुके। टेक्नोलॉजी भी इसमें एक अहम रोल अदा कर सकती है। और आइए अब बात करते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई यानी कि जनादेश की। जनादेश में शुरुआत छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह के साथ साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अमित शाह कबीर धाम में विजय संकल्प महारैली को भी संबोधित करेंगे। बात अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के रीवा में हैं। इस दौरान नड्डा पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 जनसभाओं और 3 रोड शो के साथ संगठनात्मक बैठक में भाग लेंगे। जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में त्योंथर के ग्राम चुनरी में पार्टी प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष चुनरी गांव में सिरमौर के जावा और सिरमौर में रोड शो भी करेंगे। इस दौरान नड्डा जावा में रथ सभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा अपने रोड शो के समापन के बाद सिरमौर में डेजी पब्लिक स्कूल के समीप सिरमौर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे, जिसके बाद सिरमौर, गोंदमोड़ और सिमरिया में रोड शो करेंगे। और अब बात सतना में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता की है और कहा है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को पिछड़ा और बीमारू छोड़ डाला है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को पिछड़ा और बीमारू छोड़ा था। कमलनाथ जी पूछते कि मेरा गुनाह क्या था, मैंने क्या पाप किया था? आपने पाप किया था कमलनाथ जी, 7 साल सरकार जब आपकी बनी तो आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सब योजनाओं पर ताला डाल दिया था। आपने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कन्याओं को पैसा नहीं दिया। आपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की सूची नहीं भेजी। आपका क्या जाता था? केवल सूची भेजनी थी, पैसा तो केंद्र सरकार भेजती। और कमलनाथ जी आपने पाप किया था। जल जीवन मिशन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था, आपने मध्य प्रदेश में प्रारंभ भी नहीं किया ताकि घरों में नल से पानी ना पहुंचे।
बीजेपी ने राजस्थान में आगामी चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। नई लिस्ट के नामों को मिलाकर भाजपा ने 182 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा से महेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया गया है, तो वहीं टोंक सीट पर सचिन पायलट से अजीत सिंह मेहता मुकाबला करेंगे। जयपुर की हवा महल सीट से बाल मुकुंद आचार्य और विराटनगर सीट से कुलदीप धनखड़ को टिकट दिया गया है। राज्यसभा के समक्ष विशेषाधिकार हनन के सभी लंबित मामलों की समीक्षा के लिए विशेषाधिकार समिति की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में समिति के समक्ष सभी लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि आप सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रॉयन का मामला कमेटी के सामने है। राघव चड्ढा मामले में सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में समिति की आगामी बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार लोधी रोड इलाके में AQI 438, जहांगीरपुरी में 491, RK पुरम इलाके में 486 और IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के आसपास 473 है। दिल्ली में बदतर होते हालात को देखते हुए दिल्ली में ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। यानी अब आवश्यक सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य पर पूरी तरह अब वे बंद रहेंगी। BS3 मानकों वाले पेट्रोल और BS4 मानकों वाले डीजल वाहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली NCR के प्राइमरी स्कूलों को 3 और 4 नवंबर को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। बढ़ते प्रदूषण के चलते बच्चों और बुजुर्गों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने के आसार भी नहीं नजर आ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार और प्रशासन जो है वो लगातार काम कर रही है और दिल्ली का AQI लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। और अब बात करें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत अपने प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने के साथ कनेक्टिविटी को ध्यान का मुख्य क्षेत्र बनाकर श्रीलंका के साथ मिलकर काम करेगा। साथ ही श्रीलंका के आर्थिक रिकवरी और कर्ज के पुनर्गठन के मसले पर भारत मिलकर काम करना जारी रखेगा। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से भी मुलाकात की है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने वहां पिछले साल उत्पन्न हुए अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौरान भारत से मिलने वाली सहायता के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच भारत श्रीलंका के बीच आर्थिक साझेदारी, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। भारत के 8 दिवसीय दौरे पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भूटान नरेश असम और महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर उपलब्ध होगा। राजस्थान में जल जीवन मिशन मामले में ईडी ने प्रदेश में 25 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी IAS सुबोध अग्रवाल सहित कई अधिकारियों के आवास पर जारी है। IAS अधिकारी रोली अग्रवाल की जयपुर स्थित आवास पर भी तलाशी चल रही है। ईडी की ये कार्रवाई जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हो रही है। लोकसभा की आचार समिति के समक्ष तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की पेशी के दौरान बैठक में उठ रहे आने वाले बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को लेकर निशिकांत दुबे ने टिप्पणी दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट में लिखा कि अनुसूचित जाति के सांसद विनोद सोनकर जी की छवि को बसपा सांसद दानिश अली ने ठेस पहुंचाई है। दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में महुआ मोइत्रा को भ्रष्टाचारी सांसद के देश विदेश के हवाई जहाज, होटल और गाड़ी के खर्च पैसे देने की बात कही है। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष सोनकर जी ने महुआ से टिकट और होटल का बिल मांगा। यदि इसके अलावा उन्होंने महुआ जी के किसी भी पुरुष मित्र या होटल में पुरुष मित्र के साथ रुकने का प्रश्न पूछा होगा तो मैं राजनीति
नौकरी से संन्यास ले लूंगा। जानकारी के लिए संसद की तरह ही संसदीय कमेटी में भी डिबेट शब्दश लिखा जाते हैं। कांग्रेस जेडीयू के सांसद में यदि हिम्मत है तो डिबेट की कॉपी दिखाएं। महिला के विक्टिम कार्ड के चक्कर में इतने ऊंचे नहीं बनिए दानिश। असम स्थित पामोही के अक्षर स्कूल में निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ बच्चे स्कूल की फीस के तौर पर प्लास्टिक के कचरे ले जाते हैं। इससे उन्हें बिना आर्थिक बोझ के शिक्षा भी मिल जाती है और पर्यावरण भी स्वच्छ होता है। What if education is made affordable and accessible to children in rural areas in exchange for plastic waste? The children receive free education and the environment becomes plastic free. This idea has been manifested in Pamohi of Guwahati in Akshar School of Pamohi, where children bring plastic waste to the school in return for a free education. In a small village on the outskirts of Guwahati, change is happening. और अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारी टकराव के बाद निचले सदन अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इजराइल को $14.3 बिलियन की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया है। हालांकि डेमोक्रेट्स ने इसका विरोध किया। प्रस्ताव के समर्थन में 226 जबकि विपक्ष में 196 वोट पड़े हैं। इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में मतभेद लगातार सामने आ रहे हैं। बाइडेन ने ऊपरी सदन सेनेट से इजराइल, ताइवान और यूक्रेन के लिए फंडिंग के साथ साथ मानवीय आधार पर $106 बिलियन की सहायता राशि के पैकेज को मंजूरी देने के लिए कहा है, जिस पर सेनेटर चक शूमर ने कहा कि सेनेट व्यापक प्राथमिकताओं को तय करने वाले द्विदलीय विधेयक पर विचार करेगी। पारित प्रस्ताव में इजराइल की सेना के लिए अरबों डॉलर का धनराशि, आयरन डोम और डेविड की स्लिंग रक्षा प्रणालियां सहित अमेरिकी स्टॉक से उपकरणों के कुछ हस्तांतरण शामिल हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों की सराहना की है। प्रतिबंधों को आवश्यक बताते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है ताकि रूस प्रतिबंधों को दरकिनार करने का कोई मौका ना मिले। और अब बात करते हैं पाकिस्तान में आम चुनावों की। पाकिस्तान में आम चुनाव 8 फरवरी को कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मुलाकात की, जिसके बाद तिथि की घोषणा की गई है। इसके साथ ही देश में आम चुनाव को लेकर अनिश्चितता खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और आयोग के 4 अन्य सदस्यों के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा ने राष्ट्रपति अलवी से मुलाकात की। परिसीमन और चुनाव के बारे में जानकारी लेने के बाद 8 फरवरी को आम चुनाव कराने पर सहमति बनी है। राष्ट्रपति ने गत 9 अगस्त को नेशनल असेंबली भंग की थी। संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार 90 दिन के भीतर 7 नवंबर तक चुनाव कराए जाने थे, लेकिन तत्कालीन शहबाज शरीफ सरकार ने असेंबली भंग होने से पहले जनगणना का आधिकारिक प्रकाशन कर दिया था। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, इजराइल और हमास संघर्ष की बात करते हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इसी बीच पाकिस्तान में फिलिस्तीनियों के समर्थन में एक रैली निकाली गई। कराची में फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने रैली का आयोजन करने वाली इस्लामिक पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के झंडे लहराए और इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को जबरन देश से निकालना शुरू कर दिया है। 17 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इसके लिए क्रूरता की हदें पार करते हुए इन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनसे पैसे छीने जा रहे हैं और गिरफ्तारी का डर दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान ने 3 अक्टूबर को 20 लाख के करीब अफगान शरणार्थियों को चेतावनी दी थी कि वे 1 महीने के भीतर पाकिस्तान छोड़ दें। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र अधिकार समूहों और पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान से आह्वान किया कि लोगों को जबरन निर्वासित ना किया जाए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 40 लाख अफगान शरणार्थी हैं। इनमें से 20 लाख से ज्यादा करीब 40 सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनमें से कई का तो जन्म भी वहां हुआ है। करीब 20 लाख 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान पाकिस्तान आए थे। खैबर जनजातीय जिले के उपायुक्त अब्दुल नासिर खान के मुताबिक बुधवार को अफगान तोरखम सीमा के
करीब 24,000 लोग अफगानिस्तान में दाखिल हुए। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक बुधवार तक 2 लाख से ज़्यादा अफगान स्वेच्छा से देश छोड़कर चले गए हैं। इसके अलावा करीब 3 लाख अफगान शरणार्थी सीमा पर जुटे हुए हैं। और अब बात यूरोप में सियारन नाम के तूफान ने भारी तबाही मचाई हुई है। ताज़ा घटना में इटली के टस्कनी क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि उत्तर पूर्वी वेनेटो में एक अन्य व्यक्ति लापता है। 2 नवंबर उत्तर पश्चिमी यूरोप में आए इस तूफान के चलते अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तेज़ हवाओं और भारी बारिश के बीच ये स्कूल, हवाई अड्डे, रेल सेवाएं बंद पड़ी हुई हैं। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। चलिए इससे पहले ब्रेक ले आइए खबरें देख लेते हैं खेल जगत की। वनडे विश्व कप 2023 में आज अफगानिस्तान और नीदरलैंड की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी इकाना स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों ने अभी तक वनडे वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया है। अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जाने के लिए ये मैच बहुत ही अहम मैच है। वहीं नीदरलैंड की बात करें तो अब तक उन्होंने 6 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 2 मुकाबलों में जीत मिली है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कोरिया को 5-0 से हराकर लगातार 5वीं जीत दर्ज कर ली है। मेजबान भारत के लिए सलीमा टेटे ने 6ठे और 36वें मिनट में, जबकि नवनीत कौर ने 36वें मिनट में गोल किए। उनके अलावा वंदना कटारिया ने 49वें मिनट में टीम को चौथा गोल दिया, जबकि नेहा ने 60वें मिनट में 5वां गोल दागकर स्कोर 5-0 पहुंचा दिया। अब तक सभी मुकाबलों में जीत के बाद भारतीय टीम अंक तालिका में शीर्ष स्थान में है। सेमीफाइनल में अब भारत का सामना कोरिया से, जबकि जापान के सामने चीन की चुनौती होगी। वक्त हो चला यहाँ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट हमारे पद्म की। जी हाँ, हमारे देश में ऐसे बहुत से सामान्य नागरिक हैं जो अपने दृढ़ विश्वास और कार्यों से समाज को रोशन कर रहे हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कारों के माध्यम से देश पहचान दे रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं देश की प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक संघमित्रा बंदोपाध्याय के बारे में, जिन्होंने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में शोध के माध्यम से विशेष योगदान दिया है। प्रोफेसर संघमित्रा बंदोपाध्याय भारतीय सांख्यिकी संस्थान की पहली महिला निदेशक, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जिन्होंने कंप्यूटेशन बायोलॉजी में महारत हासिल की। 300 से ज्यादा शोध पत्रों का लेखन और सहलेखन कर चुकी हैं। कई पुस्तकें भी इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और कई पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। लैंगिक समानता को लेकर हमने प्रगति की है, लेकिन कार्यस्थल पर या सामाजिक परिवेश में क्या महिलाओं को वो समान अवसर मिल रहे हैं? लैंगिक रूढ़िवादिता की हर चुनौती को पार कर आगे बढ़ती हर महिला के लिए प्रोफेसर संघमित्रा हैं प्रेरणा, जिन्होंने हर बाधा को पार करते हुए अविश्वसनीय सफलता हासिल की है और इसीलिए विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें मिला पद्म सम्मान। भारतीय सांख्यिकी विज्ञान की प्रथम महिला निदेशक, जिन्होंने जीव विज्ञान और कंप्यूटर गणना के समेकित उपयोग से मानव जीवन की कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के निदेशक, देश की प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रोफेसर संघमित्रा बंदोपाध्याय ने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शोध के माध्यम से विशेष योगदान दिया है। IIT खड़गपुर से M.Tech और भारतीय सांख्यिकी संस्थान खड़गपुर से PhD कर
भारतीय सांख्यिकी संस्थान से ही करियर शुरू किया। निदेशक रहते प्रोफेसर संघमित्रा ने संस्थान में कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, क्रिप्टोलॉजी, जलवायु एवं ऊर्जा संबंधी अर्थशास्त्र जैसे कई विशेष क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम, अनुसंधान कार्यक्रम और उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए। उनका लगातार प्रयास रहता है कि लैब से उद्योग की दूरी कम हो और जन के लिए उपयोगी शोध को बढ़ावा मिले। I have been working in computer science, in a particular area of computer science. मैं कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही हूँ जिसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं, और पिछले कई वर्षों से मुख्य रूप से मेरा ध्यान कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान में रहा है। इसलिए हमने जैविक डेटा विज्ञान और स्वास्थ्य के लिए एल्गोरिदम के साथ मुख्य रूप से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विकसित किया है। हम अपनी प्रयोगशाला में जीव विज्ञान की समस्याओं को हल करने के लिए नए नए तरीके विकसित करते हैं, और हम विशेष रूप से जीव विज्ञान में कैंसर की स्वास्थ्य देखभाल में काफी काम कर रहे हैं, और इस पर हमारे शोध प्रकाशित भी हुए हैं। हम अपने देश को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक देश अपने स्वयं का अनुसंधान और तकनीक विकसित नहीं करेगा, तब तक वो कभी भी पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारा संस्थान भारत को एक विकासशील देश से एक विकसित देश में बदलने के लिए योगदान दे रहा है। विश्व भर के कई संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ काम कर चुकी प्रोफेसर संघमित्रा ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 400 से अधिक शोध लेख लिखे। स्प्रिंगर, वर्ल्ड साइंटिफिक और विली जैसे प्रकाशकों ने उनकी 6 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। प्रोफेसर बंदोपाध्याय की खोज में स्तन कैंसर के लिए आनुवांशिक मार्कर, HIV और कैंसर की सह घटना का निर्धारण आदि शामिल हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर पर कई शीर्ष स्तर की समितियों में काम किया है। वर्तमान में वे प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की सदस्य हैं। नहीं, पहले तो मैं उनका बेटा हूँ, तो वो प्राउड मोमेंट तो हमेशा रहता है, लेकिन वो एक आइडल भी है मेरे, क्योंकि मैं भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का ही हूँ और उसे देखता हूँ कि इतना पेपर्स, इतना पब्लिश करता है, इतना रिसर्च करती है, तो वो डिजर्व भी करती थी वो अवार्ड। और जब रिकॉग्निशन मिलता है तो एक प्राउड मोमेंट तो होता ही है, एज अ सन और ऑल्सो एज अ सीइंग हर एज अ मेंटर, सो दैट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। अगर कम समय एज अ मम्मी मिलता है, फिर एज अ मेंटर बहुत ज़्यादा समय मिलता है, जो बहुत घर का लड़कों लोग को नहीं मिलेगा कि ये एक्सपर्टीज़, ये एडवाइसेस, तो वो मेरे को मिला है, वो हेल्प मेरे को मिला है, वो सब्जेक्ट्स में हेल्प मेरे को मिला है। देश के लिए काम करती है, तो अगर वो कुछ भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए काम कर रही है, कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं ताकि देश का जो लोग है और ह्यूमैनिटी है उसका बेटरमेंट हो सके। सो दैट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। प्रोफेसर बंदोपाध्याय देश विदेश में कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इन्फोसिस पुरस्कार भी शामिल हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में अपने अभिनव प्रयोग से विश्व भर के वैज्ञानिकों, विशेषकर युवा महिला वैज्ञानिकों को प्रेरित करने वाली प्रोफेसर संघमित्रा बंदोपाध्याय को पद्मश्री के सम्मान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।